हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाक्य के बारे में। वाक्यों की क्या परिभाषा होती है, इसके कितने भेद होते हैं और कौन कौन से इसके उदाहरण हो सकते हैं, इस बारे में हम पूरी तरीके से जानेंगे। वाक्य को पूरा ही पढ़ेंगे ताकि किसी भी एग्जाम में जहाँ पर वाक्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, सामान्य हिंदी आती है, वहाँ पर आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे और ना ही गलत हो। यदि प्रश्न आता है तो आप उसे पूर्ण रूप से सही करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पर सामान्य हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको सबसे पहले मैंने वर्णमाला के भेद बताए हुए हैं। स्वर और व्यंजन वर्णमाला के जो पूरा चैप्टर है उसको अच्छे से मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। साथ ही साथ आपको अव्यय यानी विकार के आधार पर विकारी और अविकारी इन शब्दों का जो वर्गीकरण है उन सभी के 8 वीडियोज आपको पड़े हुए हैं, संज्ञा से लेकर विस्मयादि बोधक तक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाक्य के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य क्या होता है, वाक्य की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को, ऐसा समूह जो सार्थक हो, जिसमें अर्थ हो, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, वाक्य यानी कि सेंटेंस कहलाता है। इसे हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं और हिंदी में इसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो देखिए, उदाहरण है इसका, सत्य कड़वा होता है। तो इसका उदाहरण का जो अर्थ निकल रहा है ना कि सत्य है वह कड़वा होता है, इसका एक अर्थ है। अब हम इसको बोल दें कड़वा सत्य है होता, तो क्या इस वाक्य का कोई अर्थ है? नहीं है। इसी तरह राहुल विद्यालय जाता है। राहुल कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। इसका एक स्पेसिफिक अर्थ है, स्पेसिफिक अर्थ है इसका। देखिए कैसे, यदि हम बोल दें जाता विद्यालय राहुल है, तो ये अटपटा सा है और सार्थक तो इसमें आप अलग तरीके से अर्थ निकाल सकते हैं, आप समझ सकते हैं इसको, पर ये वाक्य की दृष्टि से सही रूप नहीं है। तो आप समझेंगे कि यहाँ पर वाक्य की परिभाषा क्या है और क्या इसके उदाहरण है। तो सत्य कड़वा होता है कि ये सही वाक्य है। इसी तरह राहुल विद्यालय जाता है, ये भी एक सही वाक्य है। आगे जानेंगे वाक्य के अंग। तो देखिए, वाक्य के भेद जानने से पहले आपको यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य के अंग और भेद में अंतर क्या होता है। देखिए, व्यक्ति होता है कोई, तो व्यक्ति के आपसे अंग पूछे जाएं तो व्यक्ति के अंग हो जाएंगे हाथ पैर, लेकिन व्यक्ति के प्रकार पूछे जाएं तो आपने कई तरह के प्रकार पढ़े होंगे, छोटे मोटे लंबे, तो ये प्रकार होते हैं और अंग मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब देखेंगे वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो मुख्य रूप से वाक्य में 3 पार्ट होते हैं या भाग होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म और क्रिया। इन्हीं तीनों के आधार पर वाक्य के जो अंग हैं उनको बनाया जाता है। देखेंगे कौन कौन से अंग हैं। तो अंग देखेंगे तो 2 हैं हमारे, उद्देश्य और विधेय। समझ रहे हैं आप? अंग हैं वो इन 3 के आधार पर बनाए गए हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया के आधार पर। और अंग हैं कितने? तो बाकी के 2 अंग हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य और विधेय यानी कि प्रेडिकेट। अब हम इनके बारे में एक एक से जान लेंगे। उद्देश्य क्या है यानी कि सब्जेक्ट क्या है। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जो कार्य कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहा जाएगा उसे। उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट। साथ ही कर्ता का विस्तारक या फिर विशेषण हो तो उसे भी हम उद्देश्य में ही रखेंगे। साथ ही हम कह सकते हैं कि विधेय जिसके लिए आए वही कर्ता है, वही उद्देश्य है। आई थिंक आपको ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन आगे उदाहरण से आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर कर्ता का विस्तारक या फिर विशेषण क्या है। ये आपको सब कुछ अगले जो एग्जाम्पल है उसमें समझ में आ जाएंगे। देखेंगे, जैसे उदाहरण है यहाँ पर, मेरी सहेली पूजा बहुत सुंदर लेख लिखती है। अब देखेंगे यहाँ पर सारा डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ जो पूजा है वो क्या है? कर्ता है। और पूजा का विस्तारक क्या है? मेरी सहेली। ये पूजा का विस्तारक या फिर इसे विशेषण भी कहते हैं क्योंकि ये मेरी सहेली है। कौन? पूजा। पूजा की विशेषता है कि वह मेरी सहेली है, यहाँ पर विशेषण के रूप में भी है, इसे हम विस्तारक कहते हैं कर्ता का। अतः मेरी सहेली का प्रयोग पूजा के लिए किया गया है और उसे हम उद्देश्य कहेंगे। तो हमारा जो पूरा उद्देश्य है इस वाक्य में, तो क्या हो जाएगा आप समझेंगे। यहाँ पर मेरी सहेली पूजा, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट यानी उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं विधेय क्या होता है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट। हिंदी में ऑब्जेक्ट को हम विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य के बारे में जो कथन कहा जाता है उसे ही हम विधेय कहते हैं। जो भी कुछ सब्जेक्ट के विषय में चर्चा की जाए वाक्य में, हमारी कर्ता के विषय में जितनी भी चर्चा की जाए वो सारी ही विधेय होती है। कैसे? इसमें कर्म और क्रिया का प्रयोग होता है, साथ ही साथ कर्ता जो भी कार्य कर रहा है वह विधेय है। विधेय में कर्म का विस्तारक होगा, क्रिया होगी, क्रिया का भी विस्तारक होगा, पूरक होगा और सहायक क्रिया भी उपस्थित होती है। उदाहरण से आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखेंगे उदाहरण क्या है। उदाहरण है, मेरी सहेली रमा सुंदर लेख लिखती है।
जो मेरी सहेली है वो रमा, वो सुंदर लेख लिखती है। इस वाक्य में आप ये जान चुके हैं कि कर्ता यानी सब्जेक्ट क्या है, मेरी सहेली रमा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है मेरी सहेली रमा। अब आपको जानना है विधेय क्या है। तो इस जो वाक्य है इसमें आपको क्या छोड़ देना है, मेरी सहेली रमा, यहाँ से छोड़ देना है, ये आपका कर्ता हो जाएगा। अब जो शेष है ये आपका विधेय हो जाएगा। क्या होगा, विधेय। इसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, कर्ता को छोड़कर जितना भी कुछ वाक्य में बच जाए वो सभी आपका विधेय है। चलिए आगे देखेंगे उदाहरण। तो देखो, कर्म और क्रिया यहाँ पर विधेय है, और कर्म क्या है, लिखना, उसका क्रिया है लिखना। ठीक है, कर्म लिख रही है और क्रिया है लिखना, ये विधेय है, ये आप समझ चुके हैं। अगला उदाहरण देख लेते हैं। मेरा भाई मोहन हिंदी साहित्य की पुस्तकें अधिक पढ़ता है। मेरा भाई जो मोहन है वो हिंदी साहित्य की पुस्तकें हैं अधिक पढ़ता है। देखेंगे पहले इसमें सब्जेक्ट और विधेय पहचानना। आप कर्ता यानी कि या उद्देश्य कहें, उसे कैसे पहचानते हैं देखेंगे। यहाँ पर जो मोहन है वो क्या है, कर्ता है। अब इस मोहन का यानी कर्ता का विस्तारक जो होगा वो होगा मेरा भाई। मोहन का विस्तारक क्या हुआ, मेरा भाई। ठीक है ना, मेरा भाई। अगला पूर्ण रूप से उद्देश्य क्या होता है, अतः मेरा भाई मोहन क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब विधेय की बात करेंगे तो विधेय क्या होगा, पढ़ता क्रिया है, यहाँ पर बिल्कुल है। अधिक क्रिया का विस्तारक रूप है, क्रिया को विस्तार दे रहा है, कितना पढ़ता है, कम ज्यादा, तो ये अधिक यहाँ पर क्या है, क्रिया का विस्तारक। पुस्तकें कर्म है, क्या कर्म किया जा रहा है, पुस्तक। और हिंदी साहित्य कर्म का विस्तारक है। भाई कर्म जब पुस्तकें हैं तो उनका विस्तारक है हिंदी साहित्य। भाई कुछ भी हो सकता है, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, कुछ भी हो सकता है, और है एक सहायक क्रिया है। अब देखेंगे आप, मेरा भाई मोहन, इसको छोड़कर वाक्य में जितना भी कुछ बच रहा है वो सब क्या है, विधेय है, और ये है उद्देश्य या कर्ता। ठीक है ना। अतः कर्म और कर्म का विस्तारक, क्रिया और क्रिया का विस्तारक और सहायक क्रिया क्या कहलाती है, विधेय कहलाती है। आई होप आप उद्देश्य और विधेय या फिर कर्ता या विधेय को पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे। आगे देखेंगे वाक्य के भेद। देखिए वाक्य भेद है ना, वो दो प्रकार से किए जा सकते हैं। अब कौन कौन से वो टाइप हैं तो देखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और इसके साथ ही साथ रचना के आधार पर। अभी अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं, 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर, और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद क्या क्या होते हैं। तो देखिए अर्थ के आधार पर हमारे 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। इनमें से कौन सा है, पहला आपका हो जाएगा विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयादि वाचक, पांचवा है आपका आज्ञावाचक, छठा है इच्छावाचक, सातवां संकेतवाचक, और आठवां है आपका संदेहवाचक वाक्य। ये आपके अर्थ के आधार पर भेद हो गए हैं। इनको हम एक एक से जानेंगे डिटेल में, ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा लंबा इसलिए करता हूँ, आपको सारी चीजें उसमें समझा सकूं। सबसे पहले हमारा विधानवाचक वाक्य है। तो देखिए क्या होता है विधानवाचक वाक्य, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। सबसे साधारण वाक्य होता है ये। जैसे उदाहरण देख लेंगे, भारत एक देश है, एक नॉलेज है, एक जानकारी है आपकी। दूसरा, राम के जो पिता हैं उनका नाम दशरथ है, ये भी एक जानकारी है। दशरथ अयोध्या के राजा हैं, ये भी एक जानकारी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये भी एक नॉलेज है यानी जानकारी है। ये आपका विधानवाचक वाक्य हो गया यहाँ पर। अगला देखेंगे निषेधवाचक वाक्य। आप जैसे यहाँ पर समझ रहे होंगे, इसकी लिखा हुआ है निषेधवाचक वाक्य। निषेध मतलब होता है किसी चीज को मना करना, प्रोहिबिट करना। तो देखेंगे जिन वाक्यों में कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। और इसकी एक पहचान भी है, यहाँ पर ना, नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है इन वाक्यों में। उदाहरण देख लेंगे इसके। पहला उदाहरण है, मैंने दूध नहीं पिया, यानी कि मैंने क्या नहीं किया, कार्य नहीं किया। कार्य क्या था, दूध पीना, पर मैंने किया नहीं। मैंने दूध नहीं पिया, और नहीं शब्द भी यहाँ पर आ गया है, पहचान आपके सामने है। तो अगला उदाहरण क्या है, समर ने खाना नहीं खाया। समर ने खाना नहीं खाया, तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया, निषेधवाचक। राजू बाजार नहीं गया है, राधा नहीं नाच रही है, ये सभी वाक्य हमारे निषेधवाचक वाक्य होंगे। अगला जो इसका भेद है वह है प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन, जिनमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएं, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखेंगे, भारत क्या है, तो यहाँ पर जो आप क्या देख रहे हैं ना, और आपको यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन मार्क दिखेगा, 100% क्वेश्चन मार्क यहाँ होगा। साथ ही साथ क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाएगा।
आप इजीली समझ जाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य है ये या नहीं है। अगला है राम के पिता कौन है, कौन शब्द आ गया, क्वेश्चन मार्क भी है। दशरथ कहाँ के राजा हैं, तो कहाँ आया है तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा, प्रश्नवाचक वाक्य है। जापान की राजधानी क्या है, ये भी आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अब बात करेंगे चौथे टाइप की, तो ये है विस्मयादि वाचक वाक्य। क्या होती है इसकी परिभाषा? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति जिसे हम विस्मय भी कहते हैं, आश्चर्य, इसका प्रदर्शन किया जाए, उसको हम विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, ओह कितनी ठंडी रात है। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ओह आ गया, ओह, आहा, हे, अरे, ओह, जहां पर भी आपको मिल जाए, बल्ले बल्ले, ये सब हमारे क्या होते हैं, विस्मय दर्शाते हैं, आश्चर्य हो रहा ना, ओह कितनी ठंडी रात है। अगला उदाहरण, बल्ले बल्ले हम जीत गए। तीसरा है उदाहरण, आहा कितना सुंदर उपवन है। ये भी तो विस्मय हो रहा ना, आश्चर्य की बात है भाई। अगला होगा, वाह क्या बात है। तो यहाँ पर भी आपका विस्मयादि वाक्य होगा। ये सारे ही वाक्य विस्मयादि होंगे। अगला जो भेद है वह है आज्ञावाचक, है ना, जिसमें आपको आज्ञा, प्रार्थना, आज्ञा में केवल ये मत समझ लीजिए कि आज्ञा ही होती है भाई, प्रार्थना भी उसमें शामिल होगी। समझ रहे हैं आप? आज्ञा में आज्ञावाचक होगा और प्रार्थनावाचक दोनों होगा। ठीक, देखेंगे कैसे। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या फिर प्रार्थना की जाती है, वहां पर विधि सूचक या फिर आज्ञावाचक वाक्य होता है। इसको हम विधि सूचक भी कहते हैं, इसका जो अन्य नाम है विधि सूचक। उदाहरण देख लेंगे इसके, कृपया बैठ जाइए। यहाँ पर क्या हो रहा है, आज्ञा, ये आज्ञावाचक ही कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कृपया, यहाँ पर रिक्वेस्ट भी की जा रही है। दूसरा है शांत रहो, यहाँ ऑर्डर है, आपसे कहा जा रहा है शांत रहिए। तीसरा है कृपया शांति बनाए रखें, तो यहाँ पर भी एक आज्ञा दी जा रही है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कृपया शांति बनाए रखें। वहाँ मत जाइए, ये आपको प्रोहिबिट कर रहा है, निषेध कर रहा है, लेकिन ये आपका आज्ञा में ही जाएगा, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि वहाँ मत जाइए, है ना, तो ये आपका ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला देखेंगे इच्छावाचक वाक्य क्या होता है। छठा प्रकार, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या फिर आशीर्वाद का बोध होता है, उनको हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। समझें इसको, इच्छा, आकांक्षा या फिर आशीर्वाद। जैसे आप किसी बड़े लोगों के पास जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं, नमस्ते करते हैं आप तो आपको आशीर्वाद देते हैं, खुश रहिए। इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद, ये वो तीन चीज़ें ये प्रदान करते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे इसके, अगर तो भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, ठीक है ना, आपने किसी के चरण स्पर्श किए, किसी को नमस्कार किया, तो आपको कहते हैं भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। तो ये उनकी इच्छा है, ऐसा वो सोच रहे हैं कि ऐसा हो, तो इसलिए यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होगा। दूसरा, आपको विशेष मिलेंगी इसमें, नव वर्ष मंगलमय हो, आपको कोई विश की जा रही है, आपका जो नव वर्ष है वो मंगलमय हो। अगला, मेरी इच्छा है कि तुम यह परीक्षा पास कर लो। यहाँ पर तो इच्छा शब्द ही लिख गया है, मेरी इच्छा है, इसकी जगह आपको कामना भी मिल सकता है, मेरी कामना है कि तुम सफल हो जाओ। तो यहाँ पर इच्छावाचक वाक्यों का उदाहरण आपको दिया गया है। जहाँ भी आपको ये इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद होंगे, वहाँ पर इच्छा वाक्य हो जाएगा। अगला देखेंगे सातवां भेद, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है, किसी इंडिकेट का, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कैसे? उदाहरण देख लीजिए, राम का मकान उधर है। उधर, यहाँ संकेत किया जा रहा है ना, इधर उधर, यहाँ वहाँ, ये वो, ये सभी क्या है, ये संकेतवाचक हैं। सोनू इधर रहता है, कहाँ रहता है भाई, इधर रहता है। इसके बाद, मेरी कार वहाँ खड़ी है, कहाँ खड़ी है, वहाँ खड़ी है। यह तुम्हारा पेन है, किसका पेन है, तुम्हारा, मेरा, उसका, इसका, ये सभी क्या होते हैं, संकेत किया जा रहा है ना एक तरह से, तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होगा। अगला भेद है आठवां, संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्या हो, संदेह हो, उनको कहते हैं भाई संदेहवाचक वाक्य। उदाहरण देखेंगे, क्या वह यहाँ आ गया, संदेह है, आप कंफर्म नहीं है, आप पूछ भी रहे हैं या फिर सोच भी रहे हैं कि क्या वह यहाँ आ गया, तो ये वो संदेह हो रहा है। दूसरा, क्या उसने कार्य कर लिया है, ये भी संदेह है भाई, आप कंफर्म तो है नहीं, श्योर तो है नहीं कि उसने काम कर ही लिया है, तो यहाँ पर भी संदेह हो जाएगा। अगला, क्या राज यहाँ आया है, यहाँ पर भी संदेह ही होगा, आप सोच रहे हैं या किसी से भी पूछ रहे हैं तो संदेहवश पूछ रहे हैं कि क्या राज यहाँ आया है। अगला, राहुल आज कहाँ गया है, ये आपका देखिए, आपका ये दोनों वाक्यों में आ जाएगा। आपको मैंने बताया था प्रश्नवाचक वाक्य बताया था, तो ये वहाँ भी आ जाएगा और संदेहवाचक में भी ये आ जाएगा आपका, राहुल आज कहाँ गया। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि नहीं, यदि ये एक वाक्य तो दूसरा नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहाँ पर
जो हमारे प्रकार हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के, वो खत्म हो चुके हैं। अब हम रचना के आधार पर बाकी के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखेंगे। सबसे पहला आपका होता है सरल वाक्य, इसको ही हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य। एक एक से इनके बारे में हम जानेंगे पिछले प्रकारों की तरह। पहला प्रकार देखेंगे यहाँ पर रचना के आधार पर सरल या फिर साधारण वाक्य। क्या होते हैं ये वाक्य देखेंगे। देखिए, जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है और एक ही कर्ता होता है, एक ही क्रिया होती है, तो उनको क्या कहते हैं भाई, उनको हम सरल वाक्य कहते हैं। देखेंगे, विधेय आप समझ चुके होंगे कि इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्रिया आप जानते ही हैं वर्ब होती है, और सब्जेक्ट होता है कर्ता। उदाहरण देखेंगे, मुकेश पढ़ता है। मुकेश क्या करता है, मुकेश पढ़ता है। तो मुकेश हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया, क्रिया हो गई है पढ़ना, ठीक है ना। ये आपके साधारण वाक्य में आ जाएंगे। एक सब्जेक्ट है, एक क्रिया है यहाँ पर, और एक आपका विधेय है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा है राकेश ने भोजन किया। राकेश ने भोजन किया, सिंपल है, साधारण वाक्य है, सरल है। अब देखेंगे हम संयुक्त वाक्य। सिंपल तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा देखकर। अब देखेंगे हम संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। तो देखिए, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चयबोधक अवयवों से जुड़े हों, ठीक है ना, उनको क्या कहते हैं हम, संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चयबोधक को आप जान लीजिए, इंग्लिश में कहते हैं कंजंक्शन। और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको हिंदी और इंग्लिश को यदि ग्रामर को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी बेहतर समझ में आएंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। उदाहरण देख लेंगे, वह सुबह गया और शाम को आया। भाई, वह सुबह गया एक वाक्य है ये, और शाम को लौट आया ये दूसरा वाक्य है। अब इन दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कर रहा है और, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अगला उदाहरण है, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। देखेंगे, प्रिय बोलो एक हमारा साधारण या फिर सरल वाक्य है। दूसरा असत्य नहीं। असत्य नहीं का यहाँ पर अर्थ है असत्य नहीं बोलो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी साधारण है। अब जब इन दोनों को हमने पर से मिलाया तो ये हमारा संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। किसका, संयुक्त वाक्य हो गया। तीसरा उदाहरण है, इसकी तलाशी लो और घड़ी मिल जाएगी। यहाँ पर और है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। करो या मरो, यहाँ पर भी संयुक्त वाक्य होगा। इसके अलावा मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई, यहाँ पर भी और से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मैं वहाँ पहुँचा और तुरंत ही घंटा बजा, तुरंत घंटा बजा, तो और से जुड़ा हुआ है। और, या, अथवा, एवं, ये जो शब्द जहाँ पर भी आ जाएं जिस भी वाक्य में, आपको ध्यान देना है। एक चीज़ और विशेष ध्यान रखें, यदि ये सब्जेक्ट में आ जाए, कर्ता के बीच में आ जाए, जैसे राम और श्याम बाजार गया, तो आप यहाँ पर संयुक्त वाक्य नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आपका सरल और साधारण वाक्य ही होगा। ये आ जाए 2 वाक्यों के बीच में, इंग्लिश में इसको क्लाउज कहते हैं। 2 साधारण वाक्यों के बीच में आने चाहिए ये शब्द, और, या, अथवा, एवं, वहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आई होप आपको संयुक्त वाक्य समझ में आ गया होगा। अगला और अंतिम टाइप जो है रचना के आधार पर, वह है मिश्रित एवं मिश्र वाक्य। देखेंगे, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। फिर से ध्यान दीजिए, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो, एक तो मेन वाक्य हो, और दूसरा जो वाक्य है ना वो उस पर आश्रित हो, मेन वाक्य पर, ठीक है ना। देखेंगे कैसे, इंग्लिश में इसको वैसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज। उदाहरण से आपको इसको समझना होगा। पहला है, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, यानी जैसे ही उसने दवा पी उसके बाद वह सो गया, यानी दवा पी, उसने दवा पी, ये हमारा क्या है, प्रधान वाक्य है। और इस पे जो आश्रित वाक्य है वह है वह सो गया, ये इस पर निर्भर है। भाई, उसने दवा पी ना, उसी के बाद ही तो सोया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा मिश्रित वाक्य। अगला देखेंगे, यदि परिश्रम करोगे, क्या कहा गया है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। भाई, तो शब्द आ गया यहाँ पर, और आश्रित क्या हो रहा है भाई, यदि आप परिश्रम करेंगे ना तभी उत्तीर्ण होंगे, आप उत्तीर्ण होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, तो आश्रित हो रहा है। अगला है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर नहीं बनते। मैं जानता हूँ, ये मुख्य वाक्य है, तुम्हारे अक्षर नहीं बनते हैं, ये आश्रित है, क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। अगला उदाहरण, वह जो लड़का है छोटा है। वह जो लड़का है, ये भी देखिए मुख्य वाक्य क्या है, वह जो लड़का है वो क्या है, छोटा है, ठीक है। अगला होगा उदाहरण, यह वही बच्चा है जिसको बैल ने सींग मारा था। तो यह वही बच्चा है जिसको बैल ने सींग मारा था, मुख्य वाक्य हो गया यह वही बच्चा है।
अब यहाँ पे आश्रित है कौन सा, जिसको बैल ने सींग मारा था। अगला उदाहरण है, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। भाई कौन से लोग धर्मात्मा होते हैं, जो गरीबों की सहायता करते हैं। तो मेन वाक्य तो यही है, यानी मुख्य या प्रधान वाक्य यही है। आश्रित वाक्य हो गया वे धर्मात्मा होते हैं। आई होप आपको सरल, संयुक्त और मिश्रित तीनों ही प्रकार के वाक्य हैं जो रचना के आधार पर भेद हैं, ये तीनों ही आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही चैनल पर आपको सामान्य हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। वहाँ पर ये सारी वीडियोज़ के जो सारी वीडियोज़ हैं ये आपको क्रम से लगे हुए मिल जाएंगे। वीडियो को आप सभी वीडियोज़ को वॉच कीजिए, उनको शेयर कीजिए जिनको इन वीडियोज़ की काफ़ी आवश्यकता है। जहाँ पर भी सामान्य हिंदी आती है आपको वहाँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम देंगी। साथ ही साथ इंटरमीडिएट या हाई स्कूल के छात्र जो भी हिंदी सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली हिंदी में होता ही है सभी का कंपलसरी 10th तक, तो उनको भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल्स वीडियो हो सकती हैं। सो इनको शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।